नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कार्तिक विद्या क्लासेस में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं भाई। और दोस्तों, मैं यहाँ लेकर आया हूँ आज और एक नया सेशन ईवीएस का, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आहारी रेशे को किस प्रकार के होते हैं? कोलेजन रेशो से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्षांश से बनते हैं, रुक्षांश भी कह जाते हैं, या सेलुलोज प्रोटीन से बनते हैं। आपको ये बताना है जो आहारी रेशे हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो भाई, कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं? बहुत जल्दी से सब लोग आ जाइए। और यहाँ इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करते हैं तो आहारी रेशे जो होते हैं, यानी कि ऐसे रेशे होते हैं जो डाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं, ये आहार में उपस्थित होते हैं। जो हमारा आहार होता है ये उसमें उपस्थित होते हैं। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है भोजन के, और ये पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं, ये पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं, यानी कि पचते नहीं हैं, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि ये स्वयं तो अपाच्य होते हैं, लेकिन जो आपकी डाइजेशन की क्रिया है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इनको रुक्षांश भी कहा जाता है। रुक्षांश जैसे आपने नाम सुना होगा, फूल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें रुक्षांश पढ़ा होगा, तो ये रुक्षांश भी इनको कहा जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसे दम होता है, क्या किसको कहा जाता है? कौन सी गैस होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी? कौन सी होगी ये आपको बताना है बहुत जल्दी से। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, मैं आपको बता देता हूं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो क्या करती है, वो रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ क्रिया करती है। यहाँ जबकि लिखा हुआ है रक्त के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी प्लस हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करी, तो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जिसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। यानी कि इससे क्या होता है, इससे दम घुटने लगता है। जिस व्यक्ति के ब्लड में ये चली जाती है उसका दम घुटने लगना, घुटन हो जाती है उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसके पर आता हुआ ये रहा। बताइए बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग, नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग व उनसे स्रावित रस के मिलाने वाले सही विकल्प चुनिए। यानी कि यहाँ पर मानव के अंग लिखे हुए और इनसे किस प्रकार के रस निकलते हैं ये आपको बताना है। बहुत जल्दी से बताइए। नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग और उनसे स्रावित रस के मिलने वाले यानी कि मिलाने वाले सही विकल्प का चुनाव करना है। अमाशय से क्या निकलता है, यकृत से क्या निकलता है, अग्नाशय से क्या निकलता है, छोटी आंत से क्या निकलता है, इनको मैचिंग करना है। और इनको मैचिंग करने के लिए आपके सामने ये सही क्रम आपको बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, इनमें से। अगर बात करता हूं, मैं अमाशय की बात करता हूं, तो अमाशय से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। अमाशय से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, जिसको जठर रस भी कहा जाता है। यानी कि ये यहां इस पर मैच हो गया। बात करते हैं लीवर यकृत की, तो इससे निकलता है बाइल, जिसे पित्तरस कहा जाता है। तीसरा अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है क्या? आंतरेय अग्नाशय, कोई नाम से जाना पहचाना अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस, जिसको पेंडेटिक जूस भी कहा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर इसके साथ में ये मैच होगा। अब बचा है छोटी आंत, तो छोटी आंत से तो आंतरेय रस ही निकलेगा। अब इसका अगर मैचिंग देखते हैं, ए के सामने दो, ए के सामने दो किसमें है भाई? या तो दो इसमें है या दो इसमें है। ठीक है, तो यानी कि इसमें सी भी गलत और ए भी गलत, दो तो हट गए इसमें से। अब बचते हैं आगे दूसरा वाला देखते हैं, लास्ट वाला डी के सामने
4 आर्करेस। अब 4 तो सबके सामने है तो ये मामला तो जानेगा नहीं। उसके बाद सेकंड वाला पोर्शन देखते हैं, यकृत। यकृत यानी कि बी के सामने 3। अब बी के सामने यहां पर 3 इसमें नहीं है, इसमें है बी के सामने 3, इसमें है बी के सामने 3। तो इसमें यानी कि इसमें पहला ऑप्शन मिला और दूसरा ऑप्शन यानी कि ये दोनों पॉइंट यहां पर मैच कर रहे हैं, इसमें नहीं है तो ये भी कट गया। और जब 3 काट दिए तो बचा और अकेला बी, इसलिए इसका मैचिंग वर्ड जो होगा उसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसको चुनने के लिए भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अब समय ऐसा नहीं है कि आपको समय वेस्ट किया जाए। तो इसको करना क्या है, पहला ऑप्शन मिलाइए और फोर्थ मिलाइए, पहला और फोर्थ मिलाइए। अगर मैचिंग हो रही है तो ज्यादातर केसों में सही निकलता है। अगर उसके बाद अगर फोर्थ मैच करता है तो सेकंड मिलाइए, कोई से 2 ऑप्शन मिलाइए, तीसरा में आप ज्यादातर सही निकलता है। ठीक है, ये उनके लिए है जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है पढ़ने में या तुक्के लगाने में मारे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल में घुलनशील विटामिनों का जोड़ा कौन सा है, युग्म पूछा है इसमें। जल में घुलनशील विटामिन युग्म कौन सा है, ए बी और सी, बी ए और डी, सी ए और ई, डी और ए। यानी कि मैंने आपको बताया था जब विटामिन पढ़ाया था तो विटामिन घुलनशीलता क्या था, तो 2 भागों में बांटा जाता है, एक जल में घुलनशील और दूसरे वर्षा में घुलनशील। आप भी जानते हैं। और वर्षा में घुलनशील कौन से होते हैं, मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक ट्रिक बताई थी, कीड़ा घी में मर गया जल्दी बीसी बांट लाओ, यानी कि बीसी जल में घुलेंगे, यानी कि बी और सी, बीसी और कीड़ा के ई डी ए, ये आपके वर्षा में घुलनशील है। यानी कि जो कीड़ा है के ई डी ए, यानी कि इसमें से ई जिसमें आ रहा है ये भी वर्षा में गया, के आ गया ये वर्षा में गया, इसमें ए आ गया ये वर्षा में गया, डी आ गया ये वर्षा में है, ये भी वर्षा में है और ये भी वर्षा में है। तो जल के घुलनशील ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, शरीरवर्धक भोजन कौन सा होता है, आपको ये बताना है, बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। शरीरवर्धक भोजन कौन सा होता है आपको ये बताना है, बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए वसा युक्त, ऑप्शन बी प्रोटीन युक्त, ऑप्शन सी शर्करा युक्त या ऑप्शन डी रेशे युक्त। ये आपको बताना है, बहुत ही जल्दी से बताइए। शरीरवर्धक यानी कि जो शरीर की वृद्धि में काम आता है। मैंने बताया था जो भोजन के पोषक तत्व होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, और उसके बाद आपका फैट आता है, एक आता है आपका प्रोटीन होता है, इसके बाद में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक है, उसके बाद वाटर है, और कौन सा है, ज्यादातर मुख्य रूप से 6 पाए जाते हैं। एक को आप बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्ब लिख देता हूं, पता रहेगा, फैट, प्रोटीन, विटामिन और वाटर एंड क्या है, मिनरल। ये शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रदान करने का काम करता है, ये शरीर को स्थूल बनाने का काम करता है, मोटा ताजा रखने का काम करता है। प्रोटीन सेल्स की वृद्धि का काम करता है, जो शरीर बढ़ता है, टूट की मरम्मत करने का काम होता है मुख्य रूप से इसका। विटामिन कोई कार्य नहीं करते लेकिन सबके कार्य में सहयोग करते हैं। जल है, ये भी शरीर की वृद्धि में, शरीर को ऊर्जा देने में सहायता करता है। मिनरल भी इसी प्रकार से सहायता करते हैं, एनर्जी देने में भी और वैसे भी बहुत सारी चीजों में काम करते हैं। तो अगर वृद्धि की बात करते हैं, शरीरवर्धक यानी कि प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए बहुत जल्दी से। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर मैच यानी कीजिए, आपको ये बताना है। अब बहुत ही इजी और बहुत ही मुश्किल सवाल। आज का जो चैप्टर है मैं लेकर आया हूं, जो आपका 4 वाला चैप्टर है, मैं उससे लेकर आया हूं भोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ सारे हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, विटामिन B1 किसको कहा जाता है ये आपको बताना है, ये तो मुझे पता नहीं है। दूसरा विटामिन B2, विटामिन B, विटामिन ए, विटामिन सी, अब मुझे याद नहीं है, ये समझे।
अब आपको एक आध विटामिन तो याद रहता है। अब मुझे सपोज करो विटामिन ए याद है, ए को क्या कहा जाता है भाई, ये तो मामला गड़बड़ करा दिया आपने पहले ही क्वेश्चन को, बताइए जल्दी से। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये तो मुझे पता है। अब 4 के सामने सी कहाँ आया, 4 के सामने एक, 4 के सामने 3 में एक आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें नहीं है, तो ये मामला कट, ऑप्शन 4 खत्म। उसके बाद दूसरी बात करते हैं विटामिन बी। बी का नाम अगर बात करते हैं उसको थायमिन कहा जाता है, बी को थायमिन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर बी के सामने थर्ड। अब बात करते हैं बी के सामने थर्ड कहां आया, ये आया आपके 2 में थर्ड यहां पर आया, बाकी किसी में नहीं है। बस हो गया चुनाव, कुछ नहीं करना, 2 याद है आपको, बाकी तो कर लेंगे। और एक ही बात करते हैं रेटिनॉल B2 राइबोफ्लेविन, बस हो गया मैचिंग, इसका यहां से कर लीजिए। मैचिंग अगर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी से मैच किया है सी, एक के सामने 2, एक के सामने 2 होगा 3 होगा, सामने नहीं, पता ही नहीं कि क्या होगा, तो मान लो मेरे गड़बड़ हो गया यहाँ पर। B1 को थायमिन कहा जाता है, ये बात सही है, यानी कि ए के सामने जो होगा आपका ये थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बी के सामने B2 के सामने राइबोफ्लेविन, बिल्कुल ये भी बात सही है। बी के सामने 2, बी के सामने 2 ये आएगा भाई, मामला यहां गड़बड़ हो रहा था, ये नहीं होगा, बी के सामने 2 आएगा ये वाला। अब ए जो है, ए आपका रेटिनॉल होता है, आप जानते हैं, यानी कि 3 को क्या कहा जाता है, 3 जाएगा 4 के साथ, जब 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, तो इसमें अभी हमारे 2 ऑप्शन, ए के सामने 3 आया ना, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है और ये मैच नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आगे बचता है आपका विटामिन सी, विटामिन सी के सामने एस्कॉर्बिक एसिड, ये जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं, खुद अपने आप से देखिए, बिल्कुल अपने आप से चेक कीजिए, कोई ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है। बी का अगर हमें पता है बी थायमिन है, थायमिन को मिला दीजिए। अगर सी का पता है सी एस्कॉर्बिक एसिड है, कोशिश होती है इन 2 पॉइंटों को मिलाने से। अगर इन दोनों से भी नहीं बनता है तो एक आध बीच में और देख लिया जाता है, कोशिश यहाँ से 1 और 4 से निकलकर बहुत ही बढ़िया आती है, ठीक है। अब यहां अगर इसमें मैच करते हैं तो ए के सामने 3, एक के सामने 3 जो आ रहा है इसमें, ए के सामने 3 आपका बी में आया है और यहाँ पर डी में आया है। अगर बात करते हैं सी के सामने ए, अब देखते हैं मैचिंग कहां रहेगा, सी में, यानी कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में एक आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में एक किसके सामने आया है, इन दोनों में से, और फोर्थ ऑप्शन में इसके सामने भी आया है और इसके सामने नहीं आया है, 2 यहां से चुने, 2 यहां से चुने, ऑप्शन निकल कर आ गया आपका बिल्कुल सही। कभी भी कंफ्यूज ना होना इस चीज को लेकर, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही जल्दी से, धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन सा है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन B12 या ऑप्शन डी विटामिन ए। बहुत जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से बताइए, विटामिन धातु से युक्त, धातु परमाणु से युक्त कौन सा विटामिन है, तो धातु परमाणु यानी कि आयरन, आयरन युक्त कौन सा विटामिन है ये आपको बताना है। और आयरन कौन सा होगा, आयरन किसमें पाया जाता है, उसका नाम है क्या, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन भी कहा जाता है, साइनोकोबालामीन भी कहा जाता है, तो बिल्कुल बताइए वो किसका नाम है, ऑप्शन नंबर B12, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12 का नाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बहुत जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी, निम्न में से किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, ये आपको बताना है। निम्न में से किस कोशिका, यानी कि किस कोशिका के अंग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, केंद्रक को, केंद्रिका को,
गंजी काय को या माइटोकॉन्ड्रिया को, ये आपको बताना है। बहुत जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या आंसर होगा इसका, फटाफट आंसर आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ इस क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कुछ इस प्रकार की रचना होती है ये, और इसमें एक उंगली के समान रचना पाई जाती है जिसको क्रिस्टी बोला जाता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके का होता है। इसमें ये उंगली के आकार की जो रचनाएं होती हैं, ये इनको क्रिस्टी बोला जाता है, ठीक है। और इसी को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि एटीपी एडीपी यहीं पर उनका निर्माण होता है। जो एटीपी होता है ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है, एटीपी एडीपी उनका निर्माण यहीं पर होता है, इसलिए इसको ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अनियमित हुआ है। बताइए बहुत जल्दी से, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मणिपुर है या नागालैंड है। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोगों का आना चाहिए। बहुत ही स्पीड के साथ में आप लोगों का आंसर देखूंगा मैं बहुत ही जल्दी से। निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलेखित हुआ है, ये बताना है। और ऐसा कौन सा राज्य है वो आपको बताना है। बहुत ही बताइए, जनगणना 2011 को 2 चरणों में पूरा किया गया था। जो जनगणना 2011 थी उसको 2 चरणों में पूरा किया गया है। और इसके जो वो थे, क्या बोलते हैं उसको, आयुक्त, जनगणना आयुक्त जो थे उनका नाम था सी चंद्रमौली, ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। और इसका राइट आंसर जो होगा, किस राज्य की बात करते हैं तो नागालैंड। 2011 में नागालैंड में जनसंख्या का ह्रास हुआ, ठीक है। इसके बाद इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता होगा, ये रहा। बहुत ही जल्दी से बताइए, हैदराबाद किस नदी पर है, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर आपके सामने, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी मूसी पर, ऑप्शन बी महानदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी पर या ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। जल्दी से बताइए। बहुत ही जल्दी से, कुतुबशाही शासक था यहाँ पर, अगर आपको याद ना हो तो मैंने हिंट्स दे दिया है। बहुत जल्दी से बताइए आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत जल्दी से। मोतियों का शहर, निजाम का शहर, कुछ और याद आ रहा हो, हैदराबाद, ये बसा हुआ है आपका मूसी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, ये रहा। बहुत जल्दी से बताइए, कोयला एक उदाहरण है किसका, अग्नेय सेल का, अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत जल्दी से बताइए किसका उदाहरण होगा, ये आपके सामने बहुत ही स्पीड के साथ में आपका आंसर आना चाहिए। कुछ प्रकार के सेल का उदाहरण है, कोयला एक उदाहरण है, अग्नि सेल का, अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत जल्दी से बताना है, बहुत जल्दी से। अग्नेय सेल या अवसादी सेल या रूपांतरित सेल या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। अगर बात करते हैं अवसादी चट्टान की, कोयला क्योंकि मुझे लग रहा है कि अवसादी सेल का हो सकता है ये, लेकिन मैं चलो उसका वो बता देता हूं आपको। अवसादी सेल की अगर बात करते हैं, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। अगर बात कर देते हैं अवसादी चट्टानों की, तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। और अवसादी चट्टानों में खनिज तेल भी पाया जाता है, बिल्कुल। और एंथ्रासाइट्स जो कोयला है जिसमें 90% से ज्यादा कार्बन पाया जाता है, जिसमें 90% से ज्यादा कार्बन पाया जाता है, वो भी अवसादी सेलों से ही पाया जाता है। और क्या, लौह अयस्क,
फॉस्फेट, कोयला, पीट और आपका बालू पत्थर, वो सब यहीं से पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी स्पीड थोड़ा सा स्लो रहेगी, लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं यहाँ आप लोगों को बताता हूँ। मैं फालतू की चीजें वो नहीं बता रहा हूँ इस वक्त में। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, जल्दी से बताइए। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो आपको बताना है। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, ऑप्शन ए पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ऑप्शन सी बुध और शनि, ऑप्शन डी शुक्र और मंगल। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर आपके सामने आना चाहिए, बहुत ही जल्दी से, बहुत जल्दी। और यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो बुध और शनि अकेले ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लक्षद्वीप द्वीप समूह में किस द्वीप समूह में स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत जल्दी से बताना है। लक्षद्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है, आपको ये बताना है बहुत ही जल्दी से। लक्षद्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, अरब सागर में या हिंद महासागर में। और लक्षद्वीप को तो आप सब जानते हैं। बहुत ही जल्दी से, लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवाल संरचना से हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण जो हुआ है वो प्रवाल संरचना से हुआ है। और इसमें 36 द्वीप हैं, इसमें 36 द्वीप हैं, जिसमें केवल 11 द्वीपों पर मानव अधिवास पाया जाता है। जो मानवीय अधिवास है वो पाया जाता है, यानी कि मनुष्य रहता है। और ये है आपका कहां पर, कहां पर, बहुत जल्दी से, अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है, बताइए जल्दी से, किसे संसार की छत कहा जाता है, आपको बताना है। अरावली, सतपुड़ा, पामीर या म्यांमार, बताइए जल्दी से, बहुत जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संसार की छत किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। और यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। संसार की छत जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका किसको, पामीर को, जो मैंने लिखा था, मैं देख रहा था कहां जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसको, जो पामीर है उसको संसार की छत कहा जाता है। पामीर मध्य एशिया में स्थित, मध्य एशिया में स्थित जो पठार पर्वत श्रृंखला है वहां है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपको ये बताना है। कालाहारी है, गोपी है, सहारा है या थार मरुस्थल है। ये तो बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार ही आप लोगों को पता होगा। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये आपको बताना है। और अगर बात करें संसार के, बहुत जल्दी से बताइए, सहारा या कालाहारी, गोबी या थार। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। और सहारा शब्द जो है अरबी शब्द से लिया गया है। ये मैं आपको एक और जानकारी बता रहा हूं, जो सहारा शब्द लिया गया है वो एक अरबी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। और ये 11 देशों में फैला है, ये 11 देशों में फैला है। ये चीजें होती है, छोटे छोटे से पॉइंट जो क्वेश्चन के साथ में आपको मिलते हैं ना, ये छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको मिलते हैं। ये 11 द्वीपों में फैला है, 11 देशों में फैला है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, पाटल दुर्ग पनबिजली ऊर्जा परियोजना, पाटल दुर्ग पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहां स्थित है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक या ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। बहुत जल्दी से बताइए इसकी स्थापना कौन या कुछ और, बताइए जल्दी से। बहुत जल्दी, ऑप्शन बहुत बढ़िया आ रही है आप लोगों के। इसका शिलान्यास जो किया था 19 मई
19 मई को किया गया था। 19 मई को इसका शिलान्यास किया गया। कब? 2018 में। 2018 में इसका शिलान्यास किया गया था और वो 2018 में कौन थे? श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है। और इसकी जो क्षमता है वो 1000 मेगावाट की है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट मेगावाट। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक रोकड़ फसल नहीं है? आपको ये बताना है। रोकड़ फसल ये बहुत बार आता है, बहुत बार कंफ्यूज करता है, बहुत बार गलतियां कराता है। ये क्वेश्चन आपको देखते हैं आप लोग क्या कह रहे हैं। रोकड़ फसल किसे कहा जाता है ये आपको बताना है जल्दी से। ये एक वाणिज्य कृषि का प्रकार है। ठीक है ना, बताइए जल्दी से रोकड़ किसको कहा जाता है? रोकड़ कृषि जो है वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है। ये मैंने हिंट्स दे दिया है, अगर आप बता सकते हैं बहुत जल्दी से। जिसको रोक के लगाया जाता है, सिंपल से समझ लीजिए, जिसको रोक कर लगाया जा सकता है। किसको रोक कर लगाया जा सकता है? सपोज गेहूं को रोपाई नहीं की जा सकती, गेहूं की रोपाई नहीं की जा सकती, यानी कि दो विभिन्न पौधों, जो विभिन्न पौधे के अंगों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे में बनाना। ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कलम लगा दी जाती है किसी पर किसी की, इसको भी उसी कैटेगरी में गिन सकते हैं। या इस पौधे को उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह लगाया जाना, इसको भी वहीं पर काम किया जा सकता है। तो इसका जो गेहूं है, गेहूं एक ऐसा है कि वो रोकड़ के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? आपको ये बताना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है ये आपको बताना है। 18 है, 28 है, 24 है, 22 है। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, आपको बताना है बहुत ही जल्दी से, बहुत जल्दी से। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है या 18 का? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और इसमें से 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है। और कौन सी? 1967 और 1967 में क्या कहा आपने? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1967 में सिंधी और 1992 में कोंकणी और मणिपुरी नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक, और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बताइए इसे। बी, बिल्कुल सही। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। मुलाकात होगी फिर एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।